हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ज्योग्राफी विषय और ज्योग्राफी विषय में भी हम सेकेंड पेपर राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में भी जो राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय, उस राजस्थान के परिचय का हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, राजस्थान का जब नाम हमारे सामने आता है तो राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास, राजस्थान की वीरता, यहाँ की शौर्य गाथाएं वो हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होती हैं। साथ ही हम यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को देखें। यहाँ अनेकों भूदृश्य जैसे मरुस्थलीय भागों में रेत के स्तूप, वहाँ रेत के सागर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणियों का विस्तार, चंबल नदी का जो बहाव है और पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, ऐसे वो दृश्य हमारे सामने दिखाई देते हैं। राजस्थान प्राचीन समय से और आज तक का विकास का एक इतिहास रहा है। धीरे धीरे क्रमिक रूप से राजस्थान ने अपना विकास किया है और विकास की क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ अगर विकास का प्रतीक के रूप में देखें तो राजस्थान में सबसे पहले जो इंदिरा गांधी नहर है वो हमारे विकास का एक सबसे प्रमुख प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जो रेतीला है, जहाँ पानी की कमी है, खेती होती नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में नहर निकाली, ये हमारे विकास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। साथ ही इंदिरा गांधी नहर के साथ साथ हमारे राजस्थान में चंबल नदी है, बनास है, माही है और भी कई नदियां हैं जिनके ऊपर बांध बांधे गए। तो बांध बांधे गए और उन बांधों से नहरें निकाली गई, बिजली बनाई जा रही है, नहरों से खेतों में सिंचाई की जा रही है। तो इस प्रकार से ये भी एक विकास का प्रतीक है। बांध हमारे और उन बांधों से, नहरों से जो पानी जाता है उससे हमारी जो फसलें लहरा रही है, ये भी एक विकास का ही प्रतीक माना जाता है। साथ ही हमारे राजस्थान में आणविक शक्ति के साथ साथ ताप विद्युत यानी आणविक शक्ति जो परमाणु भट्टियों से बिजली बनाई जाती है, हमारे राजस्थान में रावत भाटा है वहाँ पर, और कोटा के अंदर थर्मल में विद्युत बनाई जाती है कोयले से, थर्मल में। तो ये भी हमारे लिए एक विकास का प्रतीक है। और औद्योगिक संयंत्र जगह जगह आप देखेंगे, कई औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगे हुए हैं, ये भी हमारे विकास का प्रतीक है। साथ ही रेल और सड़कें, इनका जाल हमारे राजस्थान में बिछा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान धीरे धीरे अपने इस सारे चीज़ों को विकसित करता जा रहा है। तो साथ ही अगर हम देखें, प्राचीन समय से, पुराने समय से राजस्थान में यानी मनुष्यों को आश्रय दिया है। पुराने समय से राजस्थान में मानव रहता आया है या आश्रय उसको प्राप्त हुआ है, और आश्रय प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ पर कई पुरानी सभ्यताएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे आपने पीलीबंगा है, पीलीबंगा, रंग महल है, बुढ़ा पुष्कर और आहाड़ घाटी, बालाथल आदि, ये सब हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं। और ये सभ्यता हमें ये बताती है कि राजस्थान बहुत पुराने समय से मानवों का आश्रय स्थल रहा है। अब राजस्थान में छोटे छोटे प्रदेश बटे हुए थे और उन छोटे छोटे प्रदेशों को अलग अलग नामों से जाना जाता। प्राचीन समय में इन छोटे छोटे प्रदेशों को जिन नामों से जाना जाता था उनको बारे में
गंगानगर के निकट के प्रदेश, जो गंगानगर है और गंगानगर के जो आसपास का जो क्षेत्र था उसको उस प्राचीन समय में युद्ध का नाम दिया गया, यानी इसको हम युद्ध कहते थे। दूसरा जो है अलवर के समीप का जो प्रदेश, अलवर और अलवर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको नाम दिया गया कुरु, कुरु कहते हैं। तीसरा भरतपुर, करौली और धौलपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र को शोरसेन के नाम से जाना जाता था, यानी ये जो भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र था उसको शोरसेन के नाम से जाना जाता था। चौथे नंबर पे कोटा बूंदी के क्षेत्र को हाय हाय के नाम से जानते हैं, कोटा और बूंदी वाले क्षेत्र को। पांचवें नंबर पे हमारा जयपुर टोंक क्षेत्र, इसको हम विराट कहते हैं, यानी टोंक का और जयपुर इसका आसपास का और ये पूरा जो क्षेत्र था इसको विराट कहा गया। धौलपुर आली क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश कहा गया। जोधपुर और पाली इन क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश कहा गया। सातवें नंबर पर बीकानेर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र को जांगल के नाम दिया गया, यानी प्राचीन समय में बीकानेर को और बीकानेर का जो आसपास का जो क्षेत्र था उसे जांगल के नाम से जाना जाता था। आठवें नंबर पे बाड़मेर क्षेत्र, जो बाड़मेर का क्षेत्र था उस क्षेत्र बाड़मेर का उसको श्रीमान कहा जाता था। साथ ही इसमें नौवें नंबर पे बाड़मेर और जैसलमेर दोनों का जो संयुक्त क्षेत्र उसको बंद या डुंगल के नाम से जाना जाता था। और जालौर को स्वर्णगिरी के नाम से, जालौर उसके आसपास के क्षेत्र को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। सिरोही, आबू को चंद्रावती, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को शिवी के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता था। तो ये प्राचीन समय में, पुराने समय में हमारे राजस्थान में जो छोटे छोटे प्रदेश हुआ करते थे उन छोटे छोटे अलग अलग प्रदेशों के ये अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता था। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, ये आ गया हमारा प्राचीन काल में। प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जानते थे, वो ये नाम। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, यानी जो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के नाम, यानी राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक क्षेत्र जो हैं उनको उसके आधार पर नामांकित किया गया। देखिए सबसे पहले माही नदी के क्षेत्र, जो माही नदी और माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको कांठल कहा गया, कांठल कहा गया। माही नदी के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को कांठल कहा गया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 गांवों का एक समूह है और उस 56 गांव के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। माही नदी का बेसिन, यानी माही नदी वहां से गुजरती है तो माही नदी का बेसिन भी है वहां, और इसको हम 56 का मैदान कहते हैं, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। तीसरे नंबर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भाग को, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है और उसके बीच के जो भाग है उसको मेवल और देवालिया कहा गया, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा इसके बीच का जो भाग था उसको मेवल और देवालिया कहा जाता था। चौथे नंबर पे आता है भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया का जो पठारी भाग है। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के बीच का जो पठारी भाग है उसको ऊपरमल का पठार कहा जाता है, यानी ऊपरमल का पठार। पांचवें नंबर पर जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाल कहा जाता है। जो जयपुर है और जयपुर के आसपास
आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ कहा जाता है। छठे नंबर पर चूरू व सरदार शहर के क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है, थली के नाम से। तो इस तरीके से भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हम राजस्थान के जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कांडल जो माही नदी का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में जो 56 का बेसिन है, यानी 56 गाँव का जो समूह है उसको हम 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको मेवल और दिवालिया कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ से दिवालिया का पठार जो है उसको, उस पठारी भाग को ऊपर का पठार कहते हैं। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। चूरू और सरदार शहर के क्षेत्र को थली कहा जाता है। अब तीसरे नंबर पे जो नामकरण हुआ है, देखिए तीसरे नंबर पे आपको बताऊं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बोलियां और वहां के जो राजवंश थे, जो राजा हुआ करते थे उस क्षेत्र के, उनके गोत्र के आधार पर भी उन क्षेत्रों का नामकरण किया जाता है। जैसे आपको बताऊं कि कोटा बूंदी बारां, कोटा बूंदी बारां, ये जो प्रदेश है, कोटा बूंदी बारां का जो प्रदेश है, उस प्रदेश को हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। कोटा बूंदी बारां का जो प्रदेश है इसको हम हाड़ौती के नाम से, और वहाँ हाड़ौती बोली जाती है। हाड़ाओं का यहाँ शासन रहा है, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उनका गोत्र हाड़ा था, और उस क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है, और उस क्षेत्र को कोटा बूंदी बारां का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर का आता है झुंझुनू, पिलानी, सीकर, ये जो क्षेत्र है यहाँ सीकावाटी बोली जाती है, सीकावाटी, और इस क्षेत्र को सीकावाटी बोलते हैं। यानी पिलानी है, झुंझुनू है, सीकर है, यहाँ सीकावाटी बोली जाने के कारण, और यहाँ के जो राजा थे वहाँ के राजा का गोत्र जो था वो सीखावट, इस कारण से उस क्षेत्र में बोली जाती सीकावाटी, और उस क्षेत्र को सीकावाटी कहा गया। साथ ही सीकावाटी के साथ मेवाड़ी और मेवाड़ शासकों का, जो मेवाड़ी भाषा है और जहाँ पर मेवाड़ शासकों का आधिपत्य रहा है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोलने के कारण इस प्रदेश को बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो बागड़ी बोली जाती है, उस बोली के आधार पर इस क्षेत्र को बांगड़ भी कहते हैं, बांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। साथ ही राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें मारवाड़ी बोली जाती है, उस मारवाड़ी बोली जाने के कारण उस क्षेत्र को हम मारवाड़ कहते हैं। तो ये यानी नामकरण हम देखते हैं प्राचीन समय में भौगोलिक आधार पर और बोली और राजवंशों की गोत्रों के आधार पर हमने इन प्रदेशों के नाम पढ़े। ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यानी इनको आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम आगे चलें, जब मध्यकाल आता है, और मध्यकाल में हमारे राजस्थान में छोटे छोटे राज्य या ठिकाने हुआ करते थे। छोटे छोटे राज्य, राजा हुआ करते थे, ठिकाने हुआ करते थे। प्रत्येक राजा का एक राज्य, प्रत्येक राज्य का एक राजा या ठिकानेदार हुआ करता था।
और वो वहाँ शासन करते थे। आपस में इनका युद्ध भी हुआ करते थे। बाद में मुगल आए और मुगलों के आने के राजस्थान में मुगलों का भी प्रभाव बहुत लंबा रहा। मुगलों के बाद हमारे पूरे भारत में और राजस्थान में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों का आगमन होने से अंग्रेजों ने इन जो रियासतें थी, जो राजा थे, वहां पर उन्होंने प्रत्येक रियासत पर एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया। पॉलिटिकल एजेंट जो था वो नियुक्त कर दिया और ये राजाओं के माध्यम से, ठिकाने जमींदारों के माध्यम से लगान वसूलते थे। बाद में भारत के अंदर और खास करके राजस्थान में ये प्रथा यानी लगान वसूलने की चलती थी। अंग्रेजों इसकी व्यवस्था करते थे और राजाओं के माध्यम से ये होता था। राजस्थान का नामकरण अगर हम देखें तो सबसे पहले 1829 में कर्नल टॉड जो लंदन से आए थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने इसका नामकरण राजस्थान के नाम से किया। यानी राजस्थान नाम सबसे पहले कर्नल टॉड ने ही दिया। देखिए, भारत स्वतंत्रता से पूर्व 23 जून 1947 ब्रिटिश संसद ने भारत पर स्वतंत्रता का कानून पारित किया। भारत की यानी भारत को स्वतंत्रता देने का ये कानून जो था उसको पारित किया और उसके बाद भारत का यानी राजस्थान का गठन हुआ। उसके धीरे धीरे राजस्थान का मत्स्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान, बृहद राजस्थान, राजस्थान के रूप में राजस्थान का 1956 में जाकर पूर्ण रूप से गठन हुआ। तो इस गठन का जो राजस्थान का गठन हुआ, इस गठन को हम अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।